गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस GSNR राइज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये केस चेन्नई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 90 ITR पेज नंबर 114 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस 9 जून 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 68 और सेक्शन 69 की फैमिली के एडिशंस को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। जब भी SSC के यहाँ सर्वे सर्च होता है तो डिपार्टमेंट जितने भी एडिशंस करता है वो मैक्सिमम एडिशन सेक्शन 68 और 69 की फैमिली के अंदर होती हैं। और इन सेक्शंस में एडिशन होने का मतलब है कि SSC के ऊपर सेक्शन 115 BBE लग जाता है और SSC को 60% टैक्स जो है वो देना पड़ता है। फ्रेंड्स, इस केस में SSC के यहाँ जो सर्च हुई उसके यहाँ उस दौरान ये पाया गया कि SSC के यहाँ कुछ CPU कंप्यूटर के अंदर कुछ एंट्रीज की गई थी जो बाद में डिलीट की गई। कोई डायरी मिली जो कि SSC ने कहा कि ये मेरी नहीं है। उसके अंदर डायरीज के अंदर कुछ अमाउंट SSC से रिलेटेड थे कि किसी मिनिस्टर से SSC को ये अमाउंट रिसीव हुए। और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स SSC के यहाँ 68 और सेक्शन 69 की एडिशंस कर दी गई। फ्रेंड्स, इस केस के जो फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो लॉ पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले सेक्शन 68 के अंदर ये कहा गया है कि सेक्शन 68 की एडिशंस के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो हैं वो ये है कि द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द SSC। जो बुक्स वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो SSC है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि आप उसी अमाउंट का एडिशन सेक्शन 68 के अंदर कर सकते हैं जो अमाउंट SSC की बुक्स में मिला। तो सबसे पहले यदि किसी दूसरे आदमी की डायरी मिली और उस डायरी के अंदर कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं और ये साबित हो जाता है कि वो डायरी जिस SSC के यहाँ सर्च हुई उसकी नहीं है और किसी और की है, तो आप उस डायरी के बिहाफ पे मेरी एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरी मेरी बुक्स नहीं है। बुक्स की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 12A के अंदर दी गई है। मैं एक बार उस सेक्शन को आपको रीड कर रहा हूं इस वीडियो को समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12A, बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू इंक्लूड लेजर्स, डे बुक्स, cash books, account books and other books, whether kept in written form or as printouts of data stored in a floppy disk, tape or any other form of electronic magnetic data storage device। किसी ने अपनी बुक्स के अंदर अपनी डायरी के अंदर सपोज करो ये लिख दिया कि ये इन्होंने अमित कुमार गुप्ता को 1 करोड़ रुपए दिए, तो क्या उस बिहाफ पे खाली मेरी एडिशन हो सकती है? क्या? पहली बात, वो मेरी बुक्स नहीं है। और क्या जो डायरी है वो भी बुक्स की डेफिनेशन में नहीं आती। डायरी बुक्स की डेफिनेशन में तभी आएगी जब उस डायरी के अंदर कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो कि मेरे अकाउंटिंग एंट्री से मैच करती हूं। तो खाली किसी थर्ड पार्टी के अपने डायरी में अमाउंट लिख लेने से मेरे यहां एडिशन नहीं की जा सकती। तो ये इस केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया था कि जब तक कुछ लूज शीट्स के अंदर डायरीज के अंदर कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं उनके उसको साबित करने के लिए यदि डिपार्टमेंट के पास कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं है। कोरोबरेटिव एविडेंस का मतलब है कि ऐसा एविडेंस जो कि उस अमाउंट्स को मेरी बुक से मैच करता हुआ पाया जाए, तभी आप उसको कह सकते हो कोरोबरेटिव एविडेंस है। ये पाया गया हो कि सपोज करो किसी ने लिखा हुआ है कि 1 करोड़ रुपए अमित कुमार गुप्ता को कैश में दिया, तो क्या उस डेट पे मेरे यहां 1 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है? तभी उसको कोरोबरेटिव कहा जा सकता है। या मेरे पास उस दिन ऐसा पैसा आया या उसके आसपास मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो डिपार्टमेंट के उसका कोरोबरेशन, उसका रिलेशन साबित जो है वो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो सेक्शन 68 की एडिशन की गई थी डायरीज के लिए, उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स ITAT ने कहे। एक तो ये वाला पॉइंट क्या कहा कि किसी के यहाँ से यदि कोई डायरी किसी और आदमी की मिलती है जिसको SSC डिसोन करता है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि ये डायरी SSC की है।
उस डायरी के अंदर एसएससी की हैंडराइटिंग होनी चाहिए या किसी एसएससी के एम्प्लॉय की हैंडराइटिंग होनी चाहिए। उस डायरी के अंदर डेट्स होनी चाहिए। यदि किसी डायरी के अंदर डेट्स नहीं लिखी हुई, एसएससी की हैंडराइटिंग वो नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एसएससी की डायरी है। वो डायरी के अंदर जो एंट्रीज की गई हैं वो उनका कोई सीक्वेंस होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि वो डायरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मायावती का बहुत इंपॉर्टेंट केस था जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा था कि यदि किसी एसएससी का बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप उस बैंक अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको सेक्शन 68 में एडिशन नहीं की जा सकती, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है वो तो बैंक की बुक्स में एसएससी का अकाउंट होता है, एसएससी की बुक्स में बैंक का अकाउंट नहीं होता। तो जो बैंक अकाउंट है उसको भी एसएससी की बुक्स जो है वो नहीं माना गया है। इसके अंदर एक आ गया सेक्शन 68 इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन बुक्स, द एम्फेसिस ऑन द वर्ड एसएससी, कि एसएससी के ऊपर जो है वो एम्फेसिस है कि वो एसएससी की बुक्स होनी चाहिए। एक और इसमें लॉ का पॉइंट निकल के आया, इट वाज क्लियर दैट नीदर द एसएससी नॉर द पर्सन हु हैड रिटन द डायरी एंड नोटबुक हैड कंफर्म्ड दैट द ट्रांजैक्शन बिलोंग टू द एसएससी। ना तो एसएससी ये कह रहा था कि डायरी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो मेरी हैं, और ना किसी और आदमी ने ये कहा कि ये जो इसके अंदर अमाउंट लिखे गए हैं ये एसएससी से बिलोंग करते हैं। एक और इसके अंदर पॉइंट आया, वंस द एसएससी हैज ऑफर्ड हिज एक्सप्लेनेशन, it was for the assessing officer to bring on record some other corroborative evidence to show that the contents of the diary, notebook and data retrieved from the computer CPU were actually receipts of the SSC। तो जो प्रिजम्पशन है कि जो भी एसएससी के यहाँ मिलेगा वो एसएससी का है, ये एक रेप्यूटेबल प्रिजम्पशन है। यदि एसएससी मना करता है कि ये मेरा नहीं है, तो डिपार्टमेंट को आगे बढ़ के प्रूव करना है, कोई ऐसे दस्तावेज दिखाने हैं जिससे ये पता चले कि ये एसएससी की ट्रांजैक्शन है। नीदर द पर्सन फ्रॉम हुम सच क्रेडिट्स वर रिसीव्ड नॉर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच क्रेडिट्स वर रिकॉर्डेड। जो डायरी थी उसके अंदर डेट ही नहीं लिखी हुई थी, तो आप कौन से साल में उसको टैक्सेबल करोगे। अभी एक केस में आया जहां पे असेसिंग ऑफिसर साहब ये कहते हैं कि जो डायरी की डेट है, मतलब 2010 की यदि डायरी थी, जो हम खरीदते हैं डायरी, वो 2010 में डायरी प्रिंट हुई, तो मैं उसी को ट्रांजैक्शन की डेट ले लेते हैं। तो इस तरीके से भी डिपार्टमेंट एडिशन करता है। तो जब तक ट्रांजैक्शंस की डेट ही नहीं लिखी हुई तब तक आप उन अमाउंट्स का एडिशन नहीं कर सकते। द एंट्रीज फाउंड इन द डाटा रिट्राइव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर सीपीयू वाज इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट डिपिक्ट एनी पर्टिकुलर नेचर ऑफ क्रेडिट्स। कुछ एंट्रीज ऐसी हुई थी जो पहले हुई उनको डिलीट कर दिया, उनका कोई एक्चुअली एसएससी के बिजनेस से संबंध नहीं था, तो आप ऐसे चीज़ों का एडिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात आई, देयर वाज नो एविडेंस दैट देयर वर एनी कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन। एसएससी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि आपने इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी, आपके ये एडिशंस कर दिए गए, लेकिन उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एसेट्स नहीं है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एसएससी ने नहीं किया हुआ। दैट द एंटायर प्रोसीड्स ऑफ अनअकाउंटेड सेल्स कुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट नेट प्रॉफिट्स ऑफ द एसएससी। डिपार्टमेंट क्या करता है, जितनी भी सेल होती है उसको सारे के सारे को मेरे में सेक्शन 68 में एडिशन कर देता है। तो इस केस में भी ये कहा गया कि जो सारी सेल है आप उसको एडिशन ना करें, जितना आपका जीपी रेशो है उसके अंदर, जितना उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है आप वही ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ एडिशन सेक्शन 69A पे की गई, जिसके लिए ITAT ने कहा कि द प्राइमरी कंडीशन फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 69A वाज टू एस्टेब्लिश ऑनरशिप ऑफ द मनी। तो सेक्शन 69A में कहा गया है कि द एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ दैट मनी, यू हैव टू प्रूव दैट द एसएससी ओन्स दैट मनी। Mere the allegation is not important. It is a very heavy burden on the department to discharge that the assets belong to the SSC, this money belongs to the SSC, this money is owned by the SSC. So friends, in this case, very good law has emerged regarding section 68 and 69A, that loose diaries, loose sheets cannot be the books of the SSC. The entries which have been deleted cannot be the books of the SSC. The bank account of the SSC cannot be the books of the SSC. And hence, the addition was deleted by the CIT itself, and the same order has been upheld by the ITAT also. So friends, once again I am repeating the name of the case. The full case is very worth reading, and it
throws a very good light on the provisions of Section 68 and 69 family sections. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus GSNR Rice Industries Private Limited. Friends, at the end of this deliberation of my lecture, I appeal to you that you may subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my videos. Thank you, friends. Thank you.